इसका रूल यहाँ पे मीनिंग जो है इसका हम मीनिंग लेंगे कोई डिफेक्ट, ठीक है, कोई फ्लॉ या कोई डिफेक्ट। अगर किसी स्टैट्यूट में कोई ऐसा डिफेक्ट पाया जाता है, कोई मिस्टेक ऐसी होती है, तो उसके लिए हमारे पास एक रूल है, ठीक है, मिस्टेक रूल या फिर हेडन्स रूल भी इसको क्या बोलते हैं, हेडन्स रूल। ये रूल जो निकला था ये हेडन के केस से ही निकला था, ये वाला जो रूल है, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए थे, कुछ चीजें बोली गई थी कि जो इंटरप्रिटेशन है वो कैसे की जाएगी। अगर किसी स्टैट्यूट में कोई डिफेक्ट पाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम खड़ी हो रही है, ठीक है, तो ये इस केस में कहा गया कि हमने ये देखना है कि व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर ट्रीटमेंट है। यहाँ पे जो कोर्ट्स है वो क्या देखेंगी कि उस जो जिस एक्ट के अंदर जो गलती हुई है, ठीक है, जो डिफेक्ट है जिसके उसमें, ठीक है, उससे पहले कॉमन लॉ क्या था, व्हाट वाज द मिस्टेक, ठीक है, एंड डिफेक्ट फॉर व्हिच द कॉमन लॉ डिड नॉट प्रोवाइड। देखिए उसमें उस कॉमन लॉ के अंदर क्या डिफेक्ट था और उसके लिए कॉमन लॉ ने क्या प्रोवाइड नहीं किया। देखिए आपको ना ये चीजें ना समझ में आएंगी। अब इसको समझिए, कॉमन लॉ क्या था पहले, उस मिसचीफ से पहले कॉमन लॉ क्या था, what was the mischief and defect for which the common law did not provide a remedy or redress, और उसके लिए कॉमन लॉ ने क्या रेमेडी प्रोवाइड नहीं की थी, ठीक है। और अब क्या रेमेडी प्रोवाइड कराई जा रही है, व्हाट इज द रेमेडी नाउ प्रोवाइडेड बाय द एक्ट, ठीक है, एंड व्हाट इज द रेशनल फॉर द रेमेडी, रेशनल मतलब व्हाट इज द रीजन फॉर द रेमेडी, और उस रेमेडी के पीछे रीजन क्या है। इसकी मैं आपको एक ये जो हेडन्स केस है ना, पहले आप इसी को समझिए, ठीक है। आप बहुत सारे बुक्स वगैरह पढ़ेंगे लेकिन उसमें आपको ना ये केस नहीं ढंग से लिखा होगा कि एक्चुअली हेडन्स केस क्या था और क्या वहां पे हुआ, ठीक है। अब इस केस को समझिए, सुनना पड़ेगा आपको। देखिए ये केस है, पहले तो आप मुझे ये बताइए आपको कॉमन लॉ पता है ना क्या है, व्हाट इज कॉमन लॉ, ये क्लियर कीजिए, क्योंकि मिस्टेक रूल को समझने के लिए आपको ये हेडन केस समझना पड़ेगा और इसमें ये वर्ड कॉमन लॉ लिखा है, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज होंगे, अब बताइए पहले मुझे कॉमन लॉ, बताइए कॉमन लॉ किसे कहते हैं। दो जजमेंट्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ उसको बोलते हैं। नहीं बेटा, कॉमन लॉ तुसी लोग इक्विटी नहीं पढ़ के आए, लॉ ऑफ इक्विटी, हां, तो व्हाट इज कॉमन लॉ, जनिंदर। हाँ जी मैम, मैम शायद उसको कहते हैं जो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स सेट होते हैं उसके बेसिस पे जो बेटा कॉमन लॉ, एक कॉमन लॉ जो इंग्लिश लॉ है उसको कॉमन लॉ कहा जाता है। आप लोगों ने इक्विटी पढ़ी होगी, उसकी हिस्ट्री पढ़ी होगी, कॉमन लॉ कोर्स पढ़ी होगी, इक्विटी कोर्स पढ़ी होगी। मैम इंग्लिश पीरियड में जो लॉ एप्लीकेबल थे, हाँ इंग्लिश लॉ को कॉमन लॉ कहा जाता है ना, जो पहले थे ना आजादी से पहले, वो जो इंग्लिश पीरियड में लॉ थे शायद वही है। देखिए अगर आपने इक्विटी की हिस्ट्री पढ़ी है ना तो फिर आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये चीजें, अगर आप नहीं पढ़ के आए तो फिर मुश्किल है ना समझना। एक इक्विटी सब्जेक्ट आप लोग पढ़, मैम इंग्लैंड में थे कॉमन लॉ शायद उनका है ना, इंग्लैंड। हाँ जी वही है, इंग्लिश लॉ को ही कॉमन लॉ कहा जाता है। वहां पे कॉमन लॉ कोर्ट होती थी, ठीक है, वो कॉमन लॉ कोर्ट थी, उन्हीं के जो रूल्स हैं वो हैं। मतलब ये है कि जो कॉमन लॉ का मतलब हम लोग इंग्लिश लॉ से लेते हैं, ठीक है। देखिए ये 16th सेंचुरी का केस है। इस केस में कॉमन लॉ इंग्लिश लॉ के ऊपर तो बेस्ड था, लेकिन ये भी उसके ऊपर जुडिशियल प्रेसिडेंट्स के ऊपर ही बेस्ड था ना। देखिए जुडिशियल प्रेसिडेंट तो देखिए
लेकिन देखिए मेरी बात सुनिए, वो तो जुडिशियल प्रेसिडेंट्स जो हैं वो तो हर एक उसमें आ ही जाएंगे, चाहे वो इंग्लिश लॉ है या कुछ भी है। जो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, ठीक है, फिर तो वो बाद वाले केसेस के लिए प्रेसिडेंट्स बन ही जाएंगे। ठीक है, एज सच अगर हमने कॉमन लॉ की बात करनी है तो कॉमन लॉ हम किसे लेंगे, किसे बोलेंगे? इंग्लिश लॉ को बोलेंगे, जो कॉमन लॉ कोर्ट में वहां पे चलता था। ठीक है, जो वहां से जो लॉ उस टाइम पे प्रिवेल्ड था, इंग्लिश लॉ, बस इंग्लिश लॉ समझिए आप, दैट इज कॉमन लॉ। ठीक है, अब कॉमन लॉ को हम इंडियन लॉ नहीं ना बोल सकते। ठीक है, अपना इंडिया का अलग लॉ हो गया अब, हालांकि बेस्ड हमारा जो लॉ है बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ। अगर कहीं पे कॉमन वर्ड लिखा आ जाता है, कॉमन लॉ लिखा आ जाता है, उसका हमने ये नहीं लेना कि ये सबके लिए कॉमन है या क्या है। ठीक है, ये कॉमन लॉ का मतलब इंग्लिश लॉ से हमने मीनिंग, और ये 16th सेंचुरी का ये वो है ना, जब वहां पे कॉमन लॉ कोर्ट्स और इक्विटी कोर्ट्स का मर्जर भी नहीं हुआ था। तो चलिए नॉर्मली हम इंग्लिश लॉ को कॉमन लॉ बोलते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट्स तो अगर आप बोल रहे हो वो तो सब में ही आ जाएंगे। ठीक है, वहां के जो कोर्ट्स हैं उनके भी जो डिसीजन होते थे वहां पे भी वो फॉलो होते ही थे, एज अ प्रेसिडेंट ही फॉलो करते थे वहां पे भी कोर्ट। प्रेसिडेंट तो शुरू से चले आ रहे हैं। ठीक है, आप बोल सकते हो, लेकिन कॉमन लॉ इज इंग्लिश लॉ, ये चीज याद रखिए। ठीक है, ओके मैम। अगर अभी भी आपको डाउट है तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, आपके पास इक्विटी के नोट्स पड़े होंगे या कहीं पे भी आप इसको ना रीड कर लीजिएगा कि कॉमन लॉ क्या होता है, आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने मेरे से पूछना है तो मैं भी आपको बता दूंगी डिटेल में इक्विटी का था, लेकिन फिर भी आप चलिए फिलहाल हम फोकस यहीं पे करते हैं, इस केस के ऊपर करते हैं। कॉमन लॉ के आप लिए आप याद रखें कि इंग्लिश लॉ की बात होती है अगर कॉमन लॉ की बात है। बाकी चीजों से कंफ्यूज ही मत करो, कॉमन लॉ बात हो रही है तो इंग्लिश लॉ बस, दैट्स इट। देखिए 16th सेंचुरी का केस था ये। इस केस में क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो क्या चाहती थी कि जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे वहां पे, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी है ना उनके ऊपर कंप्लीट कंट्रोल चाहती थी कि जितनी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे चर्च वगैरह थी वहां पे, है ना, वहां पे और तो क्या होंगे, चर्च होंगे, तो जो चर्च वगैरह थी उनकी जो प्रॉपर्टी हुआ करती थी, ठीक है, वहां की जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी, उन्होंने एक एक्ट बनाया था और उस एक्ट के अंदर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस की प्रॉपर्टी को वो अपने कंट्रोल में लेना चाहते। तो वहां पे लोग क्या करते थे, अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, कि गवर्नमेंट के हाथों में लेट जाए प्रॉपर्टी, ये गवर्नमेंट के हाथों में लेट जाए प्रॉपर्टी, तो वहां पे क्या करते थे वो लोग, कुछ टाइम के लिए इस बंदे को किराए पे दे दी, कुछ टाइम के लिए दूसरे बंदे को दे दी, दूसरे बंदे को टेनेंट बना दिया, किसी को लीज पे दे दी, किसी को कुछ कर दिया, मतलब ऐसे वो प्रॉपर्टी को आगे 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 ऐसे देते रहते थे। मतलब कि जितना लेट हो सके गवर्नमेंट के हाथों में जो प्रॉपर्टी है ना वो लेट जाए। तो इसका तो जो लॉस है वो गवर्नमेंट के पास ही, मतलब गवर्नमेंट को ही था इस चीज का लॉस, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक वो थी, चर्च थी एक, मैनर ऑफ ऑर्डरी, ठीक है, इसकी एक वार्डन थी और इसने अपनी प्रॉपर्टी को सिमिलरली अलग अलग टेनेंट्स को दिया था, और इसने एक हेडन नाम का बंदा था उसको भी अपनी प्रॉपर्टी 80 इयर्स के लिए लीज पे दे दी, और इसके बाद वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो गवर्नमेंट के पास चली जानी। तो हेडन जो था और जो चर्च की जो वार्डन थी ना, ये लोग चाहते थे कि हमारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास ना जाए, तो हमारे पास ही रह जाए। लेकिन देखिए एक जो लॉ था इनका जो चला आ रहा था उसमें कुछ डिफेक्ट था ना, कि जिस वजह से जो इन्होंने नया लॉ इम्प्लीमेंट किया कि जो कंट्रोल है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो हमें मिल जाए। तो जो हेडन का जो केस था, ठीक है, इसी केस से ये रूल निकल के आया
देखिए पहले केस क्या था, पुराना लॉ क्या था, अब का क्या है, पुराने लॉ में क्या डिफेक्ट है और अब क्या रेमेडी जो है उसके लिए प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और उस रेमेडी प्रोवाइड करने का रीजन है वो क्या है, ठीक है। फिलहाल आप इतना समझे कि वहां पे जो लॉ प्रिवेल्ड था उसके अकॉर्डिंग क्या करते थे लोग, कि अगेन एंड अगेन वो दूसरे लोगों को ट्रांसफर करते रहते थे एक तरीके से, ठीक है। कि एंड में जब कोई नहीं होगा तो एंड में किसको मिल जाएगी, अगर ट्रांसफर नहीं होगा, मान लीजिए अब हेडन को प्रॉपर्टी 31 साल के बाद करती है ना, उसके बाद अगर फर्दर ट्रांसफर नहीं हुआ तो फिर गवर्नमेंट ले लेगी वो प्रॉपर्टी। तो लोग इस चीज को बचाने के लिए, मतलब अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए ऐसा करते थे। तो इट मीन वहां पे किसी लॉ में डिफेक्ट था, उनका जो लॉ प्रिवेल्ड था वहां पे प्रॉपर्टी को लेके जो लॉ था, ठीक है, उसी को लेके उस एक्ट में डिफेक्ट था। यही चीज इस केस में, हेडन के केस में ये रूल्स निकल के सामने आए कि पुराना लॉ देखो भाई पहले कौन सा चलता है, उसमें कौन सा डिफेक्ट है जिसकी वजह से ये सारी मिस्टीवियस हैपनिंग हो रही हैं। जो नया एक्ट बनाया था गवर्नमेंट ने उसके अकॉर्डिंग तो कंट्रोल था वो लेना ही था, लेकिन उसके पीछे क्या था, गवर्नमेंट को वो कंट्रोल नहीं मिल रहा था। बहुत लेट लोग चाहते थे कि जितनी देरी हो सके गवर्नमेंट को लेट कंट्रोल मिले प्रॉपर्टी के ऊपर, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की है, जो चर्च की है। तो इसी डिफेक्ट को दूर करने के लिए ये रूल हमारे पास आया कि पुराने लॉ में क्या डिफेक्ट था, जो अब का लॉ है, ठीक है, उसमें क्या रेमेडी प्रोवाइड कराई जा रही है, और उस रेमेडी में, रेमेडी के पीछे अगर रेमेडी दी जा रही है तो उस रेमेडी में के पीछे रीजन क्या है। कि अभी आपको ये हेडन का केस समझ में आया, बैकग्राउंड इधर पुराना केस है तो इसकी आपको ऐसा पूरी की पूरी फुल इंफॉर्मेशन डिटेल में कहीं नहीं मिलेगी, है ना। तो जितने भी फैक्ट्स थे, मतलब थोड़ा बहुत मुझे पता चला जहाँ से, है ना, तो मैंने वो इंफॉर्मेशन ली और मैं आपको अभी बता रही हूँ कि इसमें ऐसा ही हुआ था कि जो प्रॉपर्टी थी, अपनी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट से सेव करने के लिए लोग फर्दर ट्रांसफर करते रहे। ये एक जो लॉ चल रहा था उनका प्रॉपर्टी को लेके, तो उनके ऊपर वो क्या था, एक उसमें एक बड़ा लूप होल था। तो अगर ऐसे लूप होल्स होते हैं, अगर उनकी जो लिटरल इंटरप्रिटेशन होती है, या है ना, तो उस एक्ट में मतलब मेनली क्या चीज है कि आपको एक्ट वो चीज प्रोवाइड ही नहीं कर रहा जो इस डिफेक्ट को रोक सके, है ना। तो उसकी जो इंटरप्रिटेशन है वो किस तरीके से की जाएगी अगर ऐसे एक्ट हैं। तो ये चीज किसका काम है, कोर्ट्स का काम है उन डिफेक्ट्स को ढूंढना, उन डिफेक्ट्स को ढूंढना, दूर करना, रेमेडी प्रोवाइड कराना। तो यही मिसचीफ रूल है। कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिनकी वजह से जो मिसचीफ है वो हुई है, जो गलती है वो हुई है। अभी आपको सिर्फ इतना तो समझ में आया। बताइए, इतना सा समझ में आया आपको? यस मैम। जनेंद्र? यस मैम, मैम वैसे पूरा क्लियर नहीं हुआ अभी ये वाला। अभी क्लियर होगा, केसेस के थ्रू क्लियर होगा, है ना। मतलब ये है कि पुराने लॉ में क्या डिफेक्ट था और अब का जो नया लॉ है वो आपको क्या प्रोवाइड करता है, क्या उसको, उसके लिए, उस डिफेक्ट को दूर करने के लिए आपके लिए क्या किया जा रहा है। ओके मैम। देखिए इसमें एक केस था, स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस का केस था। इसको सुनिए, इसको आपको ना समझ में आएगा। इस केस में क्या था कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होती है ना,
यू आर इनफ मैच्योर टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड्स, ठीक है। जो प्रोस्टिट्यूट होती हैं तो वो क्या करती थी, स्ट्रीट में खड़ी होके जो लोग थे उनको सॉलिसिट किया करती थी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जो एक्ट था, ठीक है, गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई, तो उस एक्ट में क्या किया कि स्ट्रीट में जो ऐसे प्रोस्टिट्यूट्स लोगों को सॉलिसिट करती हैं उनको क्या किया गया, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया, उसको रोक दिया गया कि अब ये काम नहीं हो सकता। तो अब जो प्रोस्टिट्यूट थी उन्होंने क्या किया, अपने घरों में, घरों की खिड़कियों में या बालकनी में खड़ी होकर ये काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब जो एक्ट आया था वो तो स्ट्रीट्स में रोक रहा है ना। तो कोर्ट के सामने क्या इशू था, अब देखिए जो एक्ट बना था उसमें क्या डिफेक्ट मिल रहा है हमें, कि वो स्ट्रीट्स में रोक रहा है कि प्रोस्टिट्यूट ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है। स्ट्रीट्स में खड़ी होके ऐसे सॉलिसिट नहीं कर सकती लोगों को। तो यहाँ पे कोर्ट्स क्या करेंगी, उस डिफेक्ट को देखेंगे। अब देखिए डिफेक्ट तो है, क्योंकि केस जो एक्ट आया है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोस्टिट्यूशन को रोकना, ना कि गलियों में खड़े होके प्रोस्टिट्यूशन करने को रोकना। तो देखिए यहाँ पे जो पुराना लॉ है, जो लॉ चल रहा है ना, उसमें डिफेक्ट है कि नहीं है, इस केस से आप समझ रहे हो ना। देखिए डिफेक्ट है, तो अभी कोर्ट ने क्या करना है, उस डिफेक्ट को देखना है। जो लॉ चल रहा है, जो पुराना लॉ है, ठीक है, जो हिडन का रूल है उसमें है ना कि व्हाट वाज द कॉमन लॉ, कॉमन लॉ क्या है और उसमें डिफेक्ट क्या है उस कॉमन लॉ में। तो यही चीज है कि पुराना जो लॉ चल रहा है वो क्या है और उसमें क्या डिफेक्ट है। अभी ये जो केस अभी जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ उसमें था कि क्या है वो जो एक्ट आया है वो क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि स्ट्रीट में प्रोस्टिट्यूट है वो ऐसा काम नहीं कर सकती, सॉलिसिट नहीं कर सकती किसी को। लिटरली जाएंगे तो ठीक है, अभी विंडोज में खड़ी होके, बालकनीज में खड़ी होके ऐसा काम करे तो जायज है। तो क्या ये जायज होगा, क्योंकि वहां पे जो एक्ट आया है उसका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रोस्टिट्यूशन को खत्म करना, ना कि सिर्फ स्ट्रीट्स में सॉलिसिट जो सॉलिसिट कर रहे हैं उस चीज को खत्म करना। तो यहाँ पे जो डिफेक्ट है उसके लिए अब रेमेडी कैसे प्रोवाइड कराएगी कोर्ट, उसके लिए कि प्रोस्टिट्यूशंस हैं ऐसा काम कर ही नहीं सकती, नीदर बालकनीज, नीदर विंडोज, नीदर स्ट्रीट, किसी भी चीज में नहीं, ठीक है। मतलब उसका एक और ब्रॉडर व्यू है जो उसको लेंगी, उसके सेट को दूर करके इंटरप्रिटेशन है जो वो की जाएगी, दैट इज मिस्टीक। आपको रेमेडी भी मिलेगी, ठीक है। देखिए रेमेडी मिल रही है ना, कि उसको रेमेडी कैसे मिल जाए, आपने इंटरप्रिटेशन इस तरीके से कर दिया कि अब स्ट्रीट्स में वो बालकनी, विंडोज वगैरह सब कवर होंगी एक तरीके से, कहीं पे भी एनी प्लेस ऐसी जो जो सॉलिसिट किया जा रहा है वो नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक्ट देखना है, उसमें डिफेक्ट देखना है और उसके अकॉर्डिंगली इंटरप्रिटेशन जो है वो कोर्ट ने करनी है। आई होप कि आपको इस केस से समझ आया होगा कि जो मिस्चीफ है वो क्या होती है। यस मैम। मैम इससे पहले वाली स्लाइड एक बार शो करना, स्क्रीनशॉट लेना था। एक मिनट, ये आपको नेट पे मिलेगी। जैसे मैंने ना आज जो मिस्चीफ रूल वाली है ना, मैंने खुद नहीं बनाई ये वाली, जो बाकी तो मैं खुद बना लेती हूँ, लेकिन मेरे पास वो टाइम नहीं था। कल आपको पता है वो लाइट वगैरह का इशू था, है ना, कल आपकी क्लास भी नहीं लग पाई थी, तो मैं वो बना नहीं पाई थी। तो ये तो मैंने नेट से लिया, आप नेट से सर्च कर लीजिए। एक बारी दोबारा पढ़ लेंगे ना, रिवाइज हो जाएगा। हाँ नेट पे है बेटा, ये नेट से पूरी देख लेना। ठीक है मैम, मैम बुक में भी होगा? हाँ जी हाँ, बुक में भी मिलेगा। ठीक है मैम, ठीक है। अभी तो हम करेंगे इसको, अच्छे से करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ मिस्टीक होती क्या है, मिस्टीक रूल होता क्या है, कराऊंगी मैं अभी आपको अच्छे से। अभी तो सिर्फ इतना समझ में आया, जैसे हम कोई भी रूल हम 2 दिन करते हैं ना, एक दिन तो पूरा समझते हैं, उसके बाद फिर चीज करते हैं ना, 2 दिन में लगाती हूँ ना आप इस चीज के ऊपर, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अभी आपको मिस्टेक क्लियर करने में ही आपको टाइम लगे,
थोड़े से फैक्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से आएंगे मिस्टीफ रूल कहता क्या है, क्योंकि आपको जब अब ये क्लियर हो जाएगा केसेस के थ्रू कि मिस्टीफ होती क्या है। ठीक है, उसको बार बार जब हम रेपिटेशन से पढ़ते हैं, ठीक है, पहले आप केसेस से समझिए कि क्या है, उसके बाद फिर हम रूल करेंगे। अभी मैंने आपको हेडन का रूल समझाया कि उसमें क्या हेडन का केस है, उसमें ये रूल आया निकल के। ठीक है, तो अभी क्या है, हम थोड़ा केसेस देखेंगे कि मिस्टीफ होती क्या है। मतलब केस आप ये समझिए कि जब कोई एक्ट आता है, ठीक है, देखिए जो एक्ट बनाने वाले होते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, जो जब बनाते हैं, है ना, देखिए वो भी कोई भगवान तो नहीं होते, कहीं ना कहीं मिस्टेक सबसे हो जाती है ना। पॉसिबिलिटी यही होती है, हम लोग ये प्रिजम्पशन लेके ही चलते हैं कि गलती नहीं होती है, लेकिन समटाइम्स अगर ऐसा डिफेक्ट आ भी जाता है तो कोर्ट्स उसको दूर करने की कोशिश करती हैं। दैट इज मिस्टीफ रूल, है ना, कि जो डिफेक्ट है कहाँ पे है और उसके लिए हम क्या रेमेडी दे सकते हैं, बस ये है। अभी एक और एग्जांपल लेते हैं इसकी। ये देखिए, सुप्री वर्सेस कारपेंटर का केस था। इस केस में क्या हुआ था कि एक बंदा साइकिल पे जा रहा है अपनी, और साइकिल पे जाते जाते बस ड्रंक है, शराब पी हुई है, और आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है उसकी वजह से। ठीक है, तो अब जो एक्ट था जो इनके ऊपर अप्लाई होना था वो कैरेज की बात करता है, मतलब गाड़ियों की बात करता है। मैं तो आप आसान भाषा में आपको समझाती हूँ। ठीक है, गाड़ियों की वजह से, मतलब वो एक्ट क्या कहता है कि अगर कोई शराब पी के गाड़ी चलाएगा, सिंपली समझिए, ठीक है, शराब पी के गाड़ी चलाएगा तो उसको पनिशमेंट होगी, है ना। नॉर्मली हम लोग भी तो यही समझते हैं ना। तो इस केस में क्या हुआ था कि बंदा साइकिल पे ड्रंक था और उसकी वजह से परेशानी हो रही थी। तो अब देखा जाए, अब हम इंटरप्रेट करें, अगर जो मतलब इसको पनिशमेंट भी हुई, केस वगैरह चला, पनिशमेंट हुई कि नहीं वो अलग बात है, तो इसको पकड़ लिया गया, है ना। अब देखिए उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बोलें, है ना, जो ऐसा कोई एक्ट हो, वो बोल रहा है कि आप शराब पी के गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, तो अब गाड़ी में क्या साइकिल आता है? क्या साइकिल गाड़ी की डेफिनेशन के अंदर हम रखेंगे? देखिए अब यहाँ पे मिस्टेक है ना, गलती है, डिफेक्ट तो है भाई लॉ में। अब ये चीज आ गई, आपने तो मना किया है कि गाड़ी चला के कोई भी सॉरी शराब पी के कोई भी गाड़ी नहीं चला सकता। अब कोई साइकिल शराब पी के साइकिल चला रहा है तो उसके लिए भी सेम पनिशमेंट होगी जो दूसरों के लिए है। देखिए सोचिए, अब डिफेक्ट आ गया ना, अब यहाँ पे कोर्ट इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए रेमेडी हमें कौन देगा? कोर्ट देंगे। क्या देख के देंगे? हेडन का रूल अपना के देंगे। कैसे रूल अप्लाई होगा? क्या देखेंगे कि मिस्टीफ क्या है, और उसके लिए मतलब पहले लॉ, किस लॉ के अंदर है ये गलती, और उसमें क्या गलती क्या है, और ये रेमेडी उसके लिए क्या की जा सकती है, और रीजन क्या है ये रेमेडी देने का। तो सच इंटरप्रिटेशन इज कॉल्ड मिस्टीफ रूल। चलिए अभी क्लियर है आपका ना, टाइम ज्यादा हो गया है ना। चलिए आपका मिस्टीफ रूल अभी क्लियर है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग अच्छे से। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया सा दिया है कि ये मिस्टीफ रूल होता क्या है।